अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना है जहां पर लोग बहुत सारे माशी जो मसाइल हैं उनमें उलझे हुए दिखाई देते हैं, महंगाई से परेशान हैं, बहुत सारी इस तरह की सूरत हाल है। वहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी फ्रंट है, मैदान है, उसके अंदर भी एक घमसान का रन मैं कहूँगी कि दिखाई देता है। और एक हर रोज़ इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ सियासी कुव्वतें एक दूसरे के आमने सामने हैं, इख्तलाफ है, तनाज़ा है, पोलिटिकल इख्तलाफात तो होते भी हैं, वो कभी बहुत ज़्यादा हो जाया करते हैं, कभी कम हो जाया करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इदारे, अदलिया की बात करें, मुकन्नना की बात करें, एग्जीक्यूटिव, अदलिया, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देते हैं, जो कि ऑफकोर्स अगर हम बात करें इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जाने वाले मामलात नहीं हैं। हमने तारीखी तौर पर भी जब भी ये बात देखी है कि सियासी मामलात के अंदर अदलिया या कोई भी और इदारा इन्वॉल्व हुआ है तो उसके नताइज कभी भी पाकिस्तान के लिए कम से कम अच्छे साबित नहीं हुए। हमने बहुत ऐसे भी मकामात हैं हमारी मुल्क की तारीख के अंदर के जहां पर इस तरह की मुदाखलत की वजह से हमने देखा कि मार्शल लॉज का नफाज भी हुआ। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं हमारी मुल्क की तारीख के अंदर कि इस तरह की मुदाखलत के अंदर हमने देखा कि वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी हुई, मुल्क के अंदर एक खाना जंगी की सी सूरत हाल भी लगने लगा कि शायद क्रिएट हो रही है। अब भी हम ये देखते हैं कि वो जो रिफ्ट है, जो तनाज़ात हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अपने अरूज पर दिखाई देते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर जो ताकत का सरचश्मा होता है वो अवाम होती है, और अवाम जिन लोगों को इलेक्ट करती है उन्हीं के पास सबसे पहला इख्तियार इस चीज का होता है कि वो अवाम के हवाले से भी जो फैसले हैं वो करें, वो लेजिस्लेशन भी करें। उस लेजिस्लेशन के ऊपर अगर किसी को इख्तिलाफ भी है तो उस लेजिस्लेशन को अनडू करने का तरीका भी उन्हीं अवामी नुमाइंदों के पास होता है, बजाय इसके कि कोई ऊपर से आकर इस चीज को एक हुक्म सादर कर दे और कहे कि ये जो लेजिस्लेशन है वो इन द फर्स्ट प्लेस हो ही नहीं सकती। लेजिस्लेशन को चैलेंज करने के लिए भी पहले लेजिस्लेशन का मुकम्मल हो जाना जरूरी है, लेकिन ऐसा ये पहली मरतबा होता देखा कि अभी बात खाली हो रही है, डिबेट हो रही है, बहस हो रही है और उसको पहले से ही चैलेंज करना भी शुरू कर दिया गया। और फिर जिस तरीके से उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्स सामने आ रहे हैं वो भी एक सूरत हाल है। तो इस पर बात करेंगे क्योंकि आज के दिन की भी जो कुछ डेवलपमेंट्स है उसमें एक डेवलपमेंट ये भी है कि गवर्नर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको डायरेक्टली ये हिदायत कर दी गई है कि वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को फंड्स जो है वो फराहम कर दें। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या इस तरह की कोई सूरत हाल हो सकती है? आज जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है, सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, उसकी अहमियत, क्योंकि कौमी सलामती के हवाले से वो हुआ। उसके बाद जो करारदादें मंजूर की गई, सामने रखी गई, उन पर भी बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं, तारिक चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सर पिछले कुछ अरसे से मैं सेनेटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, ऐसा लगता है कि मुल्क में एक कॉन्स्टेंट जो है वो एक रिफ्ट और एक तनाव की कैफियत और सूरत हाल है। ये तनाव सूरत हाल जाहिर है मुल्क का इससे नुकसान ही हमेशा हुआ करता है। कहाँ जाता हुआ देखते हैं सारी सूरत हाल को, बिलखुसूस जो आज अब एक नई बात सामने आई है कि स्टेट बैंक जो है वो डायरेक्टली फंड्स फराहम कर दे इलेक्शन कमीशन को? देखिए जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, सारे अहल राय बैठे हुए हैं यहाँ, एक कॉमन प्लेस सा बंदा आपसे ये पूछ रहा है कि जो पाकिस्तान की स्कीम ऑफ इलेक्शन है उसमें केयर टेकर्स होते हैं। ये ना इंडिया में है ना किसी और मुल्क में है। जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है इंग्लैंड में भी नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट सिलेक्शन कराती हैं, यहाँ केयर टेकर कराते हैं। आप समझ लें कि ये इलेक्शन हो जाएगा पंजाब में या KPK में, जब जनरल इलेक्शन होगा तो क्या आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दोबारा डिसॉल्व करके केयर टेकर सेटअप लाएंगे? ये एक सवाल है, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की होती है इलेक्शंस में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, पुलिस उनकी है, ऑफिसर्स उनके हैं, तो केयर टेकर का एक जो प्रिज्यूमेबली जो एक रोल है वो न्यूट्रलिटी का भी होता है और न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो क्या आप दोबारा न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लगाएंगे? इज इट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसको जरूर स्टडी करना चाहिए। तो सारा जो बिगाड़ जो है इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप करके देख लें। हाँ जी, ये जो कही जा रहे हैं कि जी वो आइन में है, जी आइन में ये भी तो है ना कि अगर आपकी जो मुश्किलात हैं तो 254 आर्टिकल है कि नहीं है, क्या वो आपको फायदा नहीं दे सकता? अब जो आइन की आप बात करती हैं, जैसे हम ये कर रहे हैं कि ये जो 84 है, मतलब 184(3) वो भी तो आइन में है ना।
कभी आपने ऐसा आर्टिकल देखा है दुनिया में कोई फंडामेंटल राइट्स का जानने वाला ये कह दे कि ये सही है? 184(3) में अपील ही नहीं। ये कौन सी जूरिस्प्रूडेंस है जिसमें अपील नहीं होती? बहुत सारी चीजें आइन की ऐसी हैं जिनको इम्प्रूव करने की और रिपेयर करने की जरूरत है। इसलिए अगर आप ठीक है, अगर आपका ये ख्याल है तो वो तो अलग बात है, लेकिन इससे मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन वो ठीक है, उनके पास अख्तियार है, पावर है, करके देख लें। लेकिन क्रेडिबिलिटी का ये आलम है कि जिन ऑनरेबल जज साहबान ने ये फैसले दिए और किए जा रहे हैं 63A से शुरू करके, वहां भी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया कि जी वो बंदा जो है वो वोट तो उसका काउंट नहीं होगा लेकिन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि विदाउट एनी ऑफेंस पनिशमेंट इज बीइंग गिवन। ये कौन सी रीजनेबल चीज है? अब ये है कि जो वहां हुआ है इस इशू के ऊपर 184(3) के ऊपर भी, और जो डिस्क्रेशन है ऑफ द सीजे टू फिक्स द केसेस, उसके ऊपर क्या हुआ है? 4 जजेस ने क्या कहा है जो सीनियर जजेस हैं, जिसमें शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह हैं, हयाया अफरीदी हैं, और मंदोखेल साहब हैं, और चौथे जज जो हैं अतरमुल्ला है, वो इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल मैन। तो क्या ओपिनियन है? बेहतर होता कि बैठ के इन हाउस इन चीजों को रिजॉल्व कर लेते, इन हाउस रिजॉल्व करते। चलिए फिर बात करते हैं, मैं आपकी जाने पाती हूँ। और मैं एक बात करके खत्म कर दूंगा। जी। सारे जमाने ने ये कहा और मिन्नतें डाली कि जी आप फुल बेंच बना दें, फुल बेंच बना दें, फुल बेंच बना दें, लेकिन किसी आम आदमी को भी ये समझ नहीं आती कि फुल बेंच क्यों नहीं बनता। हाँ जी, तो इसके रेपरकशन तो होंगे, हमें तो वील हैव टू पे थ्रू नोज। इसमें इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी इन फैसलों की। मेरी तो ये गुजारिश है। बिल्कुल ठीक है, इस पे बात करते हैं। तारिक चौधरी साहब से ब्रॉडर भी एक जो डिस्कशन या सिचुएशन उस पर आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन एक बात अभी जो सेंटर साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आईन एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट्स होती रहती हैं, जरूरत है, और अमेंडमेंट्स की सूरत में रहेंगे बहुत सारी चीजें उसमें शामिल भी की जाती हैं, निकाली भी जाती हैं। ये सिलसिला एक ऑन गोइंग वो है। किसी भी इदारे की फंक्शनिंग जो कि लेजिस्लेशन से मैनेज हो सकती है या दुरुस्त की जा सकती है, या जो अदालत पार्लियामेंट समझती है कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है, अगर वो उस पर हाथ डालने की कोशिश करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे और इस तरह का रिएक्शन आएगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ इदारे ये समझते हैं कि वो इंप्रूवमेंट से वो है 12 तरह, उनके अंदर बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है, वो मुकम्मल। देखिए, बड़ा हमागीर बात की आपने, मुझे लगता है थोड़ा वक्त लग जाएगा। इशू ये है कि 2 तरह के होते हैं सोसाइटी या ममालिक, एक जहाँ मोनार्की हो, डेमोक्रेसी ना हो, या डिक्टेटरशिप हो, तो वहाँ एक फ़र्द होता है या उससे क्रोनीज होते हैं, वो हुकूमत चलाते हैं। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी जो है उसमें वो चलती है, उसमें अदारे जो बनते हैं वो उस मुल्क के आइन के तहत बनते हैं। पाकिस्तान एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, आइन पाकिस्तान है। अब जो आइन के खालक है वो कौन है? आइन के खालक है अवाम की इलेक्टेड पार्लियामेंट। अब अगर खालक जो है, खालक से मखलूक ताकतवर हो जाए और उसको मानने से इनकार कर दे, तो सिंपल सी बात है, बड़ी सादा सी, हम सबको समझने की जरूरत है कि खालक है, तख्लीककार है, जिसने आइन बनाना है। अब वो आइन बनाने के बाद वो बेबस हो गया, और जो उसके नतीजे में मखलूक या अदारे बने हैं, जो उसके अदारे में उसके नतीजे में महकमे बने हैं, उसके अंदर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हैं, देखा ना, आइन पाकिस्तान हर चीज़ की वजाहत नहीं करता। आइन पाकिस्तान जो है एक उसका स्पिरिट देता है कि आपने फलां काम करना है तो उसका ये तरीकाकार होगा। आगे फिर जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या उसके प्रोसीजर्स हैं महकमों के, वो बनते हैं, या जो फंक्शनिंग ऑफ दी जो फंक्शनरीज है। अच्छा, अब ये बजाय इस लंबी बहस में जाने के, अब ये देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट ने, हम इस बहस में नहीं जाते, गलत किया है, ठीक किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इंतखाबात के लिए फराहम करने हैं फंड्स। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत हुई या नहीं हुई, इलेक्शन डेट किसने देनी थी, इस बात को छोड़ दें। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 84 है, अभी आप गूगल कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसमें, कि जब भी किसी को पूरे साल के दौरान अदर देन एलोकेटेड बजट आपको कोई पैसा दरकार हो, 1 रुपया दरकार हो या 21 रुपये दरकार हो, आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए और एक्सेसिव जो आपकी एक्सपेंडिचर है उसके लिए आपको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। आप 84 के तहत पार्लियामेंट के पास गए कि हमें हुक्म आ गया कि हमने जी इलेक्शन के लिए 21 अरब देना है, पार्लियामेंट के पास गए, अब पार्लियामेंट ने वो रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट ने हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पे अमल कर दिया, ले गए उस अदारे के पास जिसने 1 रुपया आपको खर्च के लिए देना है। आप देखते हैं साल में कई दफा मनी बजट आते हैं, पीटीआई के दौर में 2-3 दफा आए थे, कई दफा आपको जिमनी इंतखाब आ जाता है,
पिछले साल जो एनुअल बजट था 5 अरब रुपया जो फंक्शनिंग होती है नॉर्मल, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो है दिया गया। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरे पास मैंने तो 2 सूबे में इंतखाबात कराने हैं, तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए। अब वो पैसे कैसे ले, किसी ने जेब से निकाल के आपको नहीं देने, आपने सरकारी खजाने से जो पैसा निकालना है उसका एक एक पैसा जो है आपको हिसाब देना है, उसकी अप्रूवल होनी है, ECC के पास जाएगा, कमेटीज के पास जाएगा, तो वो तो हो गया। अब जो आज एक अजीबोगरीब बड़ा नॉवल किस्म का 2 बड़े नॉवल किस्म के काम हुए हैं। एक तो कल जो एक लेजिस्लेशन जो अभी हुई नहीं है, जो कि प्रोसेस में है, जब 20 तारीख को या 21 तारीख को वो बन जाएगी, वो गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया हो जाएगी, फिर उस पर आप बुला के उसकी तशरीह कर लीजिएगा। हाँ। रीराइट करना तो किसी का इख्तियार नहीं है, आप उसकी तशरीह कर सकते हैं कि ये गलत है या सही है, आपको भेजना पड़ेगा वापस पार्लियामेंट के पास। आप कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये कानून, ये एक्ट जो है ठीक नहीं हुआ, आप वापस भेजेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप इसमें फलां तरमीम कर लें, तशरीहात कर लें, आप उसको मुअत्तल नहीं कर सकते। दूसरा, आज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कह दिया गया कि आप पैसे लाएं, अब स्टेट बैंक इसका क्या जवाब देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जो शायद आइन साजों की नज़र में आईनी नहीं है। सर, डोंट यू थिंक, वैसे मैं बिफोर आई गो टू नदीम कुरैशी साहब के, इट्स अबाउट टाइम के इंटरप्रिटेशन की तशरीह जो है वो भी कर ली जाए। इंटरप्रिटेशन है क्या कि इंटरप्रिटेशन के नाम पर आप रीराइट कर सकते हैं, हाँ, या आप तशरीह कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन हो रही है या इन्वॉल्वमेंट हो रही है या मुदाखलत हो रही है, ये बहस बहुत चल जाती है, टाइम इन एंड आउट डिफरेंट। और माजी में जब भी ऐसा हुआ है, पाकिस्तान के 5, 7, 10 साल ज़ाया हुए इंटरप्रिटेशन के चक्कर में, या समझ लें कि किसी अदारे ने कहा कि मेरी बालादस्ती है या मैं जो है वो अपर हैंड पे हूँ। जब ये ख्वाहिश पैदा होती है, जब इंटेंशन पैदा होती है किसी फर्द के या किसी इदारे के जहन में, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के 5-10 साल ज़ाया होते हैं। बिल्कुल। अब चलिए इस पर बात करते हुए दोबारा आपकी जानिब आऊंगी कि इतनी एंग्जाइटी इस चीज को लेकर, जैसे अभी आपने कहा कि एक चीज अभी शामिल ही नहीं हुई गजट ऑफ पाकिस्तान में, तो इंटर्न करनी है या जो भी कर रहा है 10 दिन इंतजार भी हो सकता था। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मैं सर सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस आई सूरत हाल पर क्या है, वो आपकी लीडरशिप के थ्रू कहीं ना कहीं हम तक पहुंचता रहता है। मैं आपसे सर से एक चीज अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, इस वक्त आप हुकूमत में नहीं है, PDM जमातों के साथ आपका इख्तिलाफ है, वो सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन सर कम्युनिटी आपकी भी वही है जो PDM में मौजूद जमातों की कम्युनिटी, आप भी इस मुल्क के उस ब्रांच का हिस्सा है जो कि एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट कहलाती है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आपकी जो डोमेन है उसके अंदर दखल अंदाजी या दरअंदाजी हो रही है? बिस्मिल्लाह माने नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले तो बड़ा मुझे राना मकबूल साहब की जो गुफ्तगू है उस पर तो मुझे एतराज नहीं है, ज़ाहिर है वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तारिक चौधरी साहब मेरे भाई भी हैं और हम सब इनको सुनते भी हैं, इनका लिखा हुआ पढ़ते भी हैं। मेरे लिए बड़ा हैरान है कि तारिक चौधरी साहब जैसे दोस्त ये इदारों के टकराव के तासुर वाली गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज, मुझे मेरी भी रहनुमाई कर दे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जब कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए, तो कौन लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाकर प्रे की थी, रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी? क्या वजह थी कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और इसी बेंच का डिसीजन, ऑलमोस्ट यही जज साहबान थे, मौजूद जज साहबान, वो बिल्कुल ठीक था। आज जब एक बड़ी वाज़ेह और क्लियर चीज मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका प्रचार हर तरफ हो रहा है, वो मैं नहीं कर रहा, वो एतजाज हसन साहब किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आपके इल्म में है, लतीफ खोसा साहब किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आपके इल्म में है, और दीगर कई लोग जो लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं और लॉ के उस्ताद भी हैं, वो वजाहत कर रहे हैं कि आइन ये कहता है कि अगर असेंबली तहलील हो जाएगी तो इंतखाबात 90 दिन में होंगे और केयर टेकर जो सेटअप होगा वो 90 दिन से 1 घंटा ज्यादा भी गैर आईनी होगा। अब इस एक नुक्ते से बचने के लिए इदारों का टकराव भी किया जा रहा है। मौजूद जज साहबान की जाती लाइफ से लेकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ना मेरा सर और कोई इख्तिलाफ नहीं है, एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कि बात अल्फाज का इस्तेमाल ऐसा होता है। तारिक चौधरी साहब की बात से आप इख्तिलाफ कीजिए, आपका हक है, लेकिन तासुब वाली गुफ्तगू की, मतलब एक सहाफी क्यों मुतासिब गुफ्तगू करेगा? और दूसरी बात ये कि मैंने शेख साहब के मुकाबले में कुरैशी साहब के मुकाबले मुल्तान से इलेक्शन लड़ना हो तो फिर मैं ये बात कहूँ, मेरा तो मेरा काम ही नहीं है। मैंने आर्टिकल 84 का हवाला दिया, अभी गूगल करके मेरा काम तो है, मैंने पहले इंटरफेयर नहीं किया कि सर अपनी बात पूरी कर ले, लेकिन मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए एक सीनियर उस्ताद है सर हमारे, आप उनको मुतासिब गुफ्तगू आप कह रहे हैं, मुनासिब अल्फाज नहीं होते। मैं हमेशा यही कहती हूँ पीटीआई के दोस्तों से कि अल्फाज का चुनाव ही अगर आप लोग थोड़ा ठीक करके अपना मौका दे दें तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये सर, आप थोड़ी रहनुमाई आप फरमा दीजिएगा कि कासिम सूरी साहब की रूलिंग कैसे आइन के तहत थी, तो फिर उसके बाद हम डिस्कशन आगे लेके चलते हैं।
अच्छा पहले तो मैं गुजारिश करता हूँ, जब प्रोग्राम चल जाएगा आपने रिपीट में देखना है, मैंने किसी जगह लफ्ज मुतासिब इस्तेमाल नहीं किया। आपने कहा तासुब वाली, आपने कहा तासुब वाली नहीं कहा सर, मैं गलत हूं तो मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। तासुर, मैंने लफ्ज तासुर कहा, तासुर। अच्छा शायद हो सकता है मैंने गलत सुना, हो सकता है मैंने गलत सुना। मैंने तासुर कहा, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे यहाँ इदारों का टकराव है। हाँ। देखिए मैं तो बहुत टेक्निकल, ना कोई कानून का तालिब इल्म और ना टेक्निकल चीजों को समझता हूँ। मेरा तो कॉमन सा क्वेश्चन है, चौधरी साहब से भी है, आपसे भी है, आप भी बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है और चीजों पर बड़ा आपका मुतदिल आपका तज्जिया है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर दे, 12 करोड़ के सूबे की अवाम असेंबली से महरूम क्यों रहे? सर ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए। उस 5 करोड़ के सूबे की असेंबली के नुमाइंदगान आखिरी दिन तक कहते रहे असेंबली तहलील ना करें, आप लोगों ने उनकी बात को भी किसी खातिर में आपकी लीडरशिप ने नहीं रखा। देखिए यशफीन, बात में और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा फर्क है। मुझे ब्रेक, मैं माजरत चाहती हूँ, शायद कोई इंपॉर्टेंट खबर है, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं ब्रेक से वापस आके कुरैशी साहब आपकी बात से गुफ्तगू का आगाज करूंगी। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। वापस आपको खुद भी फेस करना पड़ता है। आज अगर आइन के इख्तियारात के अंदर किसी की मुदाखलत आपको अच्छी लग रही है, पार्लियामेंट के इख्तियारात के अंदर, तो कल को उस पार्लियामेंट में आप भी इख्तियार में हो सकते हैं, तब वो मुदाखलत आपके इख्तियार के अंदर होगी। इस चीज को सोच के मेरा ख्याल है हमें इश्यूज पर बात करनी चाहिए। मैं आपकी जानिब आऊंगी, मैं सर आती हूँ, राणा साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल करूँ। राणा साहब, ये एक बहुत ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं हो गई है इस वक्त? सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करती है पार्लियामेंट, या अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ये मैंने देखा है स्टेटमेंट सामने आई है इस इशू के ऊपर। तो सर इसकी क्या एक तो हैसियत है, क्या इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है, वो मजीद एस्केलेट नहीं होगा? दूसरी बात, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आज के दिन की डेवलपमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी एक टाइट स्पॉट में नहीं क्या आप समझते हैं डाल दिया गया? कि मतलब अब क्या ये उनके लिए मुमकिन होगा हुकूमत के गो हेड के बगैर और सारे मामलात को देखे बगैर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर डायरेक्टली फंड दे देना? अश्विन, बात यह है कि अभी जो क्वेश्चन बात कर रहे थे वो गालबन हुस्वा बिल की बात कर रहे थे। जी, वो आपका बजट बिल्कुल दुरुस्त है कि वो ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ उसके ऊपर, तो उसको रोका गया। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है कि अभी तो वो बिल बना ही नहीं है, तो उसको बेंच भी बन गया 8 लोगों का, और जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तरह तरह के एतराज़ात उठे हैं। ये सभी को पता है क्यों उठे हैं। तो ये बदकिस्मती की बात है कि जो एपेक्स कोर्ट है उसमें इस तरह की डिवीजन नज़र आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उन 4 जज साहबान के जो सीनियर भी हैं उनकी कमेंट पढ़ लें तो बड़ा दुखी होता है बंदा कि जो उन्होंने कहा है कि अपना जज इन रोब्स, पॉलिटिकल रोब्स, जी ये क्या चीज़ है, और फिर वन मैन जो है एक तरह से डिस्पोटिक रोल, वो क्या चीज़ है। तो ये जो बिल था वो इसी को ही दुरुस्त करने के लिए बनाया गया था। पिछले 12-18 साल से जो तमाम बार काउंसिल ये डिमांड कर रही थी कि ये आर्बिट्रेरी माहौल को बदला जाए, इसको एक कलेक्टिव विजडम का, एक जो इज्तिमाई दानिश का माहौल बनाया जाए, केसेस की फिक्सेशन जो है उसको रैशनलाइज किया जाए, 3 सीनियर जज साहबान उसका फैसला करें, क्योंकि एक बंदे के फैसले में गलती का एहतमाल होता है। तो इसलिए ये कहा गया है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एपेक्स कोर्ट की शान में कोई ऐसी बात कर दी गई है। ये लॉ बिल्कुल इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है और इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। देखें, इस आर्बिट्रेरीनेस ने इस मुल्क को खा गई है। वो चौधरी जो था अपना मुनीर अहमद से शुरू हुए हैं, चाहे वो अनवारुल हक हो, चाहे वो अपना अरशाद अहमद खान हो, चाहे साकिब निसार हो, चाहे दूसरे जो लोग हैं जो आते हैं जिन्होंने जो किया है आपको पता है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आपको भी मैंने अर्ज किया था, भी आइडियल बनाने हैं तो कार्नेलिस को बनाओ, हमूदुर रहमान को बनाओ, राणा भगवान दास को बनाओ, नासरुल मुल्क को बनाओ, अजमल मियाँ को बनाओ। तुम जिनका मैंने पहले नाम लिया उनको क्यों बनाते हो? मुल्क की तारीख जो है उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया। इसलिए देखना चाहिए, अपने आमाल पे गौर करना चाहिए। ये जो तरीका अब कार शुरू हुआ है, आप देखते हैं, ये मैं समझता हूँ इसको वो लीगल लेजिटिमेसी हासिल नहीं है जो होनी चाहिए। तो अब 4 जजों के जो कमेंट्स है आपको मैंने अर्ज किया। अपने अभी कह रहे थे शेख साहब के
वो जो है उन्होंने निकाल दिया उसको, असेंबली पूरी नहीं है। भाई असेंबली से तो आप खुद तशरीफ ले गए थे, हम तो खुद वो कह रहे हैं कि पूरा सेटअप ही गैर आईनी है उसकी, वो कह रहे हैं इस पूरे सेटअप की पूरी चलो वो तो कह, लेकिन कैसे गैर आईनी हो जाएगा? जो लोग बैठे वो बैठे रह गए, बस ठीक है। ये खुद ही वहां से भागे हैं, पहले चले गए। बेसिकली आप अगर पॉलिटिकल गलत डिसीजन लेते हैं तो फिर दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, तो ये कैसे इल्जाम चल जाए? लेकिन सर इल्जामात का सिलसिला तो बड़ा तवील है। एक इल्जाम अभी ये भी है कि आप लोग अगले 2-3 साल इलेक्शन नहीं कराना चाहते। खान साहब की बात जनरल इलेक्शन के बारे में भी पहले कह चुके हैं कि मुझे एतबार नहीं है कि अक्टूबर में भी इंतखाब कराएंगे। और अभी कुरैशी साहब ने हमारे शो पे अभी कहा है कि पंजाब में भी जो केयर टेकर सीएम है वो कहते हैं जी उनके इरादे नहीं है घर जाने के अगले 2 साल। देखो जी, वो तो एक अलग बात है। वो तो इलेक्शन की डेट तो फिक्स है, 8 अक्टूबर दी हुई है, पहले इलेक्शन कमीशन ने भी दी है। बात ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि आप, मेरा एक सवाल मैंने किया था, आपसे भी करता हूँ और चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, अपने छोटे भाई ने, इनसे भी करता हूँ जो MP साहब थे पहले हमारे। मुझे आप बता दें कि हमारे जो स्कीम है इलेक्शन की, क्या उसमें केयर टेकर की प्रोविजन मैंडेटरी है कि नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट जो है MNS के इलेक्शंस हैं और सूबों में उसने पार्टिसिपेट करना है, सारी आबादी ने पार्टिसिपेट करना है। वहां कौन सा केयर टेकर सेटअप होगा? इसीलिए ये बार बार जोर दिया गया है, आइन में भी जोर दिया गया है कि दोनों इलेक्शन जो हैं नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के इकट्ठे हों। तो क्या आप कैसे एक सिंक्रोनाइजेशन पैदा कर सकेंगे? इस सवाल का जवाब मुझे दे दें। जो जिन बड़े वकीलों के नाम इन्होंने लिए हैं वो भी दे दें, तो पता चल जाएगा कि ये जवाब है इसका, ऐसे इस मसले को ऐसे हल किया। तो फिर कर दें डिसॉल्व दोबारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, और जब जो फेडरल जो है जो अपना पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व होगी तो इलेक्शन होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो को भी डिसॉल्व करें, फिर ऐसे ही होगा ना। नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके बड़े रेपरकशंस हैं। ये नहीं हो सकेगा इस तरह। करके देख लें। आगे आपने जो था वो मुनीर अहमद का करके देख ही लिया था ना, क्या हाल हुआ है। बाकी लोगों का क्या आपने देख ही लिया है ना। हमारी सोच में हुआ ये शाह हसन खान साहब का कि जी 3 साल की इनको दे दो जी, ये अमेंडमेंट करते रहेंगे सिंगल हैंडेडली। ये कोई आइन जो है ये ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बगैर दलील के, आइन जो है ये वारंट करता है कि प्रोप्राइटी हो, विजडम हो और प्रूडेंस हो। आपके आइन ने ये भी तो कहा है ना कि 254 भी साथ ही दिया है ना कि जो आप नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन कंपल्शंस, और आपकी ये कंपल्शन है कि आप केयर टेकर नहीं ला सकते हो, वहां आपको इकट्ठा केयर टेकर करना पड़ेगा। दिस इज योर कंपल्शन। तो 254 कंपल्शन का जिक्र करता है, वो आइन का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मतलब यानी आप देख लें इसके नुकसान होंगे, इसके नुकसान होंगे। अच्छा, केयर टेकर सेटअप वाला जो करके देख लें। जब इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी गैप हो कि यानी आपका जो पार्टियां 65-70% वोट लेके आई हैं, वो अगर ये कहती हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा तो उनको सुन लेना चाहिए। चले सर, इजाजत में तारिक चौधरी साहब को गुफ्तगू में इसी नुक्ते में शामिल कर लूं जरा सर। यही है, जैसे आपने स्टेट बैंक की बात की है, ये बड़ी अनफेयर है कि आप बराह रास्त बुला के उनको ऑर्डर दे रहे हैं। भाई आपका कम्युनिकेशन कोई नहीं है किसी और हायरार्की के साथ। तो बहरहाल ये हो रहा है, जो बदकिस्मती की बात है, इसके नुकसान होंगे। तारिक चौधरी साहब, एक तो ऑपरेशनल कुछ मामला हैं जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं राना साहब, उस पर भी कमेंट कीजिएगा कि आप मुत्तफिक हैं उनकी इस बात से या नहीं। लेकिन एक सवाल कुछ लोग ये करते हैं कि ये 4 या 5 महीने का मामला है। अगर हुकूमत 8 अक्टूबर वाली जो डेट है उसको मान लिया जाए, जो ये लोग अभी PDM जमातें कह रही हैं, तो सियासी इख्तिलाफात को कम करने के लिए 4-5 महीने में क्या थोड़ा सा 1-2 कदम आगे पीछे जाने की गुंजाइश दोनों तरफ से नहीं क्रिएट होनी चाहिए? नहीं, देखिए ये तो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, पहले भी हर जगह बात होती है कि इस मामले में तो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए था। और ये इनिशिएटिव जो है बहुत दफ़ा लिया गया है PDM की तरफ से भी और PTI के कुछ सेकंड टियर की लीडरशिप की जानिब से। लेकिन मामला फिर जब ऊपर आता है तो फिर वहाँ आके फंस जाता है। एक नेटवर्क को इंटरव्यू दिया था इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले, गालिबन BBC था, जिसमें उन्होंने पहले कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि मैं इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ज़ाहिर है जब आपको इलेक्शन की बात करनी पड़ती है तो जितना मर्जी कोई आला दर्जे पे फाइज हो, आपको पॉलिटिकल फोर्स से ही बात करनी पड़ेगी। और जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करते या और लोगों से बात करते हैं तो उसका नतीजा जो है कभी अच्छा नहीं निकला। ये कोई जज्बाती बात नहीं, हमारी टेस्टेड हिस्ट्री है कि जब भी किसी ने और किसी कुव्वत से बात की है। अब इसमें अगर चलो ठीक है जी, ग्राउंड हमवार करने के लिए पहले दोनों तरफ के सेकंड टियर लीडरशिप बैठ जाए और
फैसला कर लेती है आपस में। अब तो ये भी चीज़ें मंजर पर आ चुकी हैं, बिल्कुल एलानिया, और उसका तरदीद नहीं की गई कि गुज़श्ता साल जून में जब 25 जुलाई को इमरान खान साहब यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे, तो उस वक्त तक जो फेडरल गवर्नमेंट है, राना साहब तस्दीक कर सकते हैं इसके इंटरव्यू आ चुके हैं बहुत सारे। बाजवा साहब का एक इंटरव्यू जो चला है जिसमें उन्होंने 3-4 जिसके वो किस्तें आई हैं, उसमें लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब सारे जो थे वो असम्बली डिज़ोल्व करके इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन मैंने अपनी बात यानी मेरे कहने पे हों, वो आएंगे, जुलूस निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, हुकूमत गिर जाएगी, तो ये होगा कि मेरी जो थी वो उसकी वजह से हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन के लिए तो पहले लोग तैयार थे। उसके बाद कई दफ़ा जरदारी साहब ने परसों जिस दिन ये जॉइंट सेशन था, उन्होंने कहा कि हुकूमत बात करे सियासी कुव्वतों से, लेकिन बात करने के लिए फिर वो तशरीफ लाएँ PM हाउस में। यही एक फॉरम है, वैसे तो दुनिया में सबसे अच्छा फॉरम होता है गुफ्तगू के लिए पार्लियामेंट आपकी, लेकिन वो चूंकि वो इस्तीफे देकर चले गए और कई दफ़ा दोबारा आए और कई दफ़ा दोबारा आने की कोशिश की, वो कोर्टों में गए, तो पहला फॉरम तो हुआ है। लेकिन अब आज इस वक्त है 14 अप्रैल, अगर आज भी ये लोग बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है कि 8 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को इलेक्शन जो है इंश्योर हो सकता है। इसलिए कि आपको अगर याद हो कि 2018 में 28 मई गालिबन को खुर्शीद शाह साहब और एक कमेटी बनी थी इनकी दोनों पार्टियों की, जिस कमेटी ने नासरुल मुल्क साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो था उनको चूज़ किया था, नामजद किया था। 1 जून को उन्होंने हलफ उठाया और वो हुकूमत जो थी वो चली थी 18 अगस्त तक, यानी उसने अपने 60 दिन का इलेक्शन, 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, जो कि उस असम्बली ने टेन्योर पूरा कर लिया था। जब टेन्योर पूरा कर लिया जाए तो फिर 60 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराना। अब ये जो कहते हैं ना कि आज रात को जी 1 बजे जो है नई एक बहस शुरू हो गई है कि आज रात 12 बजे पंजाब की हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैं आपको करता हूँ कि 1 जून को उन्होंने हल्फ लिया और 28 जुलाई को इलेक्शन हुआ और 13 अगस्त को जो थी हमारी कौमी असम्बली उसने हल्फ लिया और इमरान खान साहब ने 18 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर 17 या 18 अगस्त को हल्फ उठाया, तो वो तो अपने 60 दिन से ऊपर चली गई थी। उस वक्त काउंटडाउन क्यों नहीं शुरू हुआ था? ये नए नए फिनोमेने हैं, नई नई बहसें हैं। जो आपने कहा ना कि आज आपने बात कह ली है, आपको पॉइंट स्कोर हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, कल को आपके सामने आएगा। जो वो कहते हैं ना हाथों से दी हुई गांठें दांतों से खोलनी पड़ती है। तो केयर टेकर हुकूमत जो है वो कोई क्लास नहीं होती कि 8 बजे घंटी बजेगी और 2 बजे उसकी स्कूल खत्म हो जाएगा, 2-4 लोग आगे पीछे हो जाया करते हैं। इलेक्शन कराने आई है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज रात 12 बजे, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो सका तो इलेक्शन की डेट तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई दे दी है। तो फिर कौन कल सुबह हुकूमत करेगा सुबह पाकिस्तान में या पंजाब में? तो ये ऐसे फिनोमेने हैं, ऐसी वैसे हैं। ये सियासी मबासों में पॉइंट स्कोरिंग के लिए जरूरत है, लेकिन अगर आपने किसी हल पे पहुंचना है, संजीदा हल पे पहुंचना है, तो कौन है ना, फिर ये कोई एक टाइमलाइन तो भी आपने गिनवा दी है। हम अगर गौर से बहुत सारी टाइमलाइंस निकालें तो क्या पता कितनी दफा दिन ऊपर 2008 में हुआ है, बीबी की शहादत हुई 2008 में हुआ और इलेक्शन 3 फरवरी को होने थे, 27 दिसंबर को उनकी शहादत हुई, इलेक्शन फिर आगे चला गया। खुदा न खासा ऐसा वाकया अब नहीं है, मैं नहीं कहता कि रीजन है, लेकिन ऐसे नागाने वाकयात हो जाया करते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाया करते हैं जिनकी बुनियाद पर कौमें अपना फैसला फ्लेक्सिबल करती हैं, आगे पीछे इलेक्शन हो जाते हैं, डेटें तब्दील हो जाती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं। अच्छा कुरैशी साहब, मैं सवाल वही आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि आज मैं जगह जगह देख रही हूँ कि हम फैसले का खैर मकदम करते हैं, हम जो कुछ कहा गया ऑनरेबल अदलिया की तरफ से, अदालत की तरफ से, उसका खैर मकदम करते हैं। देखिए अदालत का एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन सवाल फिर वहीं पर आता है कि पार्लियामेंट इस वक्त जो कह रही है कि ये हमारी डोमेन के अंदर इंटरफेरेंस है, कल को सर आपकी हुकूमत भी हो, आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा हो सकते हैं, उस वक्त ये इंटरफेरेंस अगर होगी तो तब भी आप यही कहेंगे, आप खैर मकदम करेंगे सर? यशवीर, अगर मेरी गुफ्तगू भी आप शो खुसूस से रहे, बल्कि उससे भी आगे जिस तरह से आपने चौधरी साहब की और मखदूम साहब की सुनी है, तो मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। नदीम कुरैशी गुफ्तगू आपको आपके जज्बात जो है ना जी वो गुस्से में आ जाती है, आपको मेरी बात मुकम्मल नहीं हो पाती। देखिए मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानून और आइन के मुताबिक, जिस आइन का झंडा आज की पीडीएम का एक बहुत बड़ी कंपोनेंट पार्टी है, पीपल्स पार्टी जो उठाती है और जो 18th अमेंडमेंट को भी अपने क्रेडिट पे लेते हैं, उनका क्रेडिट होना चाहिए। वो जो कहा करते हैं कि जी हमने ये आइन बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी आइन की तशरीह की है। और बाजी में बारहा ऐसा हुआ कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन नुक्ते पर अगर चीजें वाज़ेह नहीं हुई तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी नताइज अनाउंस नहीं किए, उन्होंने सब पार्टीज को ये मौका दिया कि कानून और आइन के मुताबिक वोट कहाँ इस्तेमाल करें। अभी राना मकबूल साहब ने बारहा ये फरमाया कि जी केयर टेकर सेटअप की तो गुंजाइश ही नहीं है, अगर नई गवर्नमेंट आ गई तो सर ये आप आइन में भी तरमीम कर लें। सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो बाकायदा डेट दी गई है, पहली तो जो बात है वो ये। दूसरा ये जो अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला है, मैं
ओवरऑल एक सूरत हाल की बात कर रही हूँ इस वक्त कि एक इदारा अपने आप को बार बार पार्लियामेंट्री मामलात के अंदर आके असर्ट कर रहा है, ये मौकफ है इस वक्त हुकूमत का और पीडीएम जमातों का। आप इक़्तिदार में होते सर और कोई और जमात खैर मकदम करती इस तरह की चीजों का, तब भी आप सपोर्ट करते हैं इस बात को? यशवीन, आईने पाकिस्तान दस्तूर जो 1973 का है उसने सुप्रीम कोर्ट के पूरी डोमेन का तयन रखा हुआ है। पार्लियामेंट को भी इस आइन से मावरा किसी कानून साजी का कोई हक नहीं है। अब बात बड़ी तवील हो जाएगी, क्योंकि मैं तो 20 सेकंड बात करता हूँ, आप मेरी बात को इंटरप्ट कर देती है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, अगर आज ये सारी पार्लियामेंट ये फैसला कर दे कि जी हम हिंदुस्तान को अपना बॉस मानते हैं, तो फिर वो कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई ये डाखाना है या पोस्ट ऑफिस है? सर पहले फैसला हो तो जाने दे, फैसला हो तो जाने दे, कोई चीज मंजूर तो हो जाने दे उसके बाद, और फिर अगेन तशरीह करना और किसी चीज को बिल्कुल ही स्ट्राइक ऑफ कर देना, ये दो अलग बातें हैं। पाकिस्तान की आला अदलिया के 8 सीनियर मोस्ट जजेस बैठकर एक फैसला करें और उसको हम पार्लियामेंट पे, जिस पार्लियामेंट को सिर्फ अपने जूते की नोक समझा गया है, जिस पार्लियामेंट को सिर्फ उस कानून साजी के लिए इस्तेमाल किया गया पिछले 1 साल में, जहां अपने मुकदमा खत्म करवाने हैं, क्या इतने इजलास महंगाई के हवाले से हुए? वैसे एक और सवाल भी है, फिर आप कहेंगे मैं इंटरप्ट करती हूँ। उसी आला अदलिया के अंदर कोई बात है नहीं कुरैशी साहब, उसी आला अदलिया के अंदर 4 जजेस जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन रखते हैं, फिर उन जजेस के बारे में आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है आपकी जिम्मेदारियां यही हैं कि आपने नहीं सर, मेरी कोई ऐसी नहीं, देखिए आप तीसरी दफा ये बात कर रहे हैं, मैं पहले नहीं मेरी बिल्कुल ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं सवाल करूंगी सर, आपको अच्छा लगे या बुरा, सवाल तो मैं करूंगी। अब जब बात ही नहीं आप सुनेगी, बात तो उस वक्त क्लियर होगी ना जब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। चलिए आप मुकम्मल कर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या इंतखाबी नताइज अनाउंस कर दिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये कह दिया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा लेगी, बाकी जमातें इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। कोई शख्स मुझे समझाने में कायल नहीं है। अभी मुझे राना साहब ने कहा, चौधरी साहब ने कहा कि ये एमपीए थे अगस्त तक, भाई हमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं एक स्टैंड लिया, क्या आइन तो इमरान खान ने नहीं बनाया? सर आपने कुरैशी साहब आप एक ही जुमला दोहराए जा रहे हैं कि क्या इंतखाब का नतीजा अनाउंस कर दिया, इंतखाब की डेट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि इस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते, आप लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर होते, इक़्तिदार में होते, और आपकी नाक के नीचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोर्ट ये कह दे कि आप फंड जारी कर दे डायरेक्टली, ये बिल्कुल ठीक बात है? जब हुकूमत आपके लिए काबिल कबूल होता? बिल्कुल काबिल कबूल होता। अगर हम ये हम रिकॉर्ड पे रख लेंगे। आज की हुकूमत बिल्कुल गैर काम कर रही है। हुकूमत पार्लियामान का इस्तेमाल अपने जाती मकासद के लिए कर रही है। हुकूमत पार्लियामान का इस्तेमाल आइन की तस्वीर के लिए कर रही है। हुकूमत एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली बना रही है, दूसरी तरफ उसी आइन को पांव तले रूंधा जा रहा है। भाई आप 12 करोड़ के सूबे को वोट का हक क्यों छीन रहे हैं? क्या इमरान खान ने कोई गैरानी स्टेप लिया है? इमरान खान या कोई भी शख्स अपनी जाती ख्वाहिश पर असेंबली तोड़ सकता है? चले मेरे पास वक्त जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं राणा साहब से बिल्कुल आई थिंक कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे कॉन्वर्सेशन के अंदर। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह लीजिएगा। अभी कुरैशी साहब ने भी कहा कि आइन को रोंदा जा रहा है, इमरान खान साहब ने भी अभी कुछ देर पहले यही स्टेटमेंट दिया कि आइन को रोंदा जा रहा है और इसके नताइज बहुत खौफनाक होंगे। नहीं, आइन की प्रोविजन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाया जा रहा है। अब वही पावर जो एक आदमी के पास थी वो 3 जज साहबान को दी गई है इसमें, ताकि वो कलेक्टिव विजडम से अच्छे और तकड़े और सही फैसले कर सकें और ये तासुर जाया हो जाए कि एक आर्बिट्रेरी फैसले होते हैं जिसके बड़े नुकसान होते हैं। इससे एक हार्मनी पैदा होती है, गुडविल पैदा होती है, तो बहुत बेहतर किया गया है। और मैंने अर्ज किया है कि ये सारी बात का ये डिमांड था, ये कोई हुकूमत का नहीं था, इसलिए इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं मिला है मुझे। आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में जरूर मैं करूंगी बात। इस पर वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, वरना हम इस पर मजीद जरूर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सेंटर राना मकबूल साहब, आपके वक्त के लिए। नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रगुजार है सर, आपने वक्त दिया। तारिक चौधरी साहब से बहुत शुक्रिया, आपका तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। नाज़रीन प्रोग्राम नुक्ता एतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।